नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 8 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए, आज सभी 2500 प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। और ये सभी 2500 प्रश्न भेजे जाने का श्रेय जो दिया जाता है ये ओमकार पटेल साहब को दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे टाइमिंग भी देख रहे होंगे और यहाँ पे सभी प्रश्नों को उन्होंने हूबहू टाइप करके भेजा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। आज का जो ये पूरा वीडियो में जो ऑथेंटिक 2500 प्रश्न है इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और सभी प्रश्न का एक्स्ट्रा फैक्ट हम साथ में ही डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इससे आपको काफ़ी फायदा होता है। और आज बता दूं कि जो रेस्ट के दिन हमने 4 या 5 वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था पिछले 2-3 दिन के दरमियान, वहां से 8 से 9 क्वेश्चन जो है आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिला है। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आए थे। एक प्रश्न पूछा गया था कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। एमटीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 या 14 आप देखिएगा, जिसमें बीसीसीआई की स्थापना, प्रथम अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष और जो है इसका मुख्यालय, ये सभी की बात मैंने कर लिया। और आईसीसी बीसीसीआई की बात मैंने परसों भी करा था। ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना जो है ये 1928 ईस्वी में होती है। इसकी मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई में है बीसीसीआई का, है ना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है ये रोजर बिन्नी है, जो ये करंट सेक्शन से ही क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ज़्यादा दिन बदले हुए नहीं हुए हैं। इससे पहले इन्होंने सौरभ गांगुली साहब जो है इस पर बैठे हुए थे, अध्यक्ष थे बीसीसीआई में। अभी जो है अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है ये राजीव शुक्ला है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो ग्रांट गोवन, चार्ल्स ग्रांट गोवन इनका नाम है, जो बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे जब 1928 में बना था। अब आ जाता है आईसीसी, इसी के जैसा संस्था है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1909 ईस्वी में होता है। हालांकि इसकी मुख्यालय कई जगह बने, लेकिन जो प्रेजेंट में मुख्यालय है ये आपका दुबई के अंदर है। और अध्यक्ष जो है ये ग्रेग बर्कले हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं। और ग्रेग बर्कले का कार्यकाल जो है 2022 में समाप्त हो रहा था, लेकिन इसमें बढ़ोतरी किया गया है, तो अभी भी ग्रेग बर्कले ही आईसीसी के पोस्ट पे अध्यक्ष के रूप में बैठे हुए हैं। एक प्रश्न देखने को मिला, नवरेह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने जो आपका न्यू वर्ष का जो आपका ये दिए हैं पीडीएफ, उसमें जो ये ग्राफ है, जो मैप है न्यू वर्ष वाला, उसमें शायद आपको ये भी मिलेगा नवरेह त्योहार। ये आपका कश्मीर में मनाया जाता है, खास करके कश्मीरी पंडित के द्वारा, और वहाँ का ये नववर्ष माना जाता है नवरेह त्योहार का। एक आपका नवरोज त्योहार होता है जो एनिशिएंट हिस्ट्री का है, और ये पारसी धर्म का त्योहार है जिसे चलाए थे बलबन ने। तो ये वाला नहीं पूछा था, पूछा था नवरेह त्योहार कहाँ का है, तो आपका आंसर है कश्मीर का। इसके अलावा नवरेह को कश्मीरी नववर्ष कहा जाता है। हेमिस त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क भी है, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस, ठीक है। और हेमिस त्योहार भी है जो लद्दाख में ही मनाया जाता है। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप फूल का नाम होता है, ये भी आपका कश्मीर के अंदर ही मनाया जाता है। उगादी त्योहार ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नववर्ष के रूप में मनाते हैं। पोतांदू त्योहार तमिलनाडु के अंदर नववर्ष के रूप में मनाते हैं। बीसू त्योहार केरल के अंदर नववर्ष के रूप में मनाते हैं। गुड़ी पाड़वा और महाराष्ट्र और गोवा के अंदर जो है नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्योहारों में से है। तो देख लीजिएगा, आपके पास पीडीएफ है, नववर्ष के त्योहार से एक क्वेश्चन फिक्स कर रखा है एग्जामिनर ने, है ना। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है, पीएम प्रशिक्षित मेला में कितने जिलों ने भाग लिया था। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था। आई थिंक 242 जिलों ने भाग लिया था। देखिएगा क्या 242 ऑप्शन में था। इसमें मैं 100% आपको सटीक आंसर नहीं दे सकता क्योंकि इसमें जो है मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन 242 होना चाहिए। बताइएगा 242 था कि नहीं। इसके अलावा विद्युत धारा जोड़ने और हटाने पर किसका प्रयोग होता है। देखिए इसमें ऑप्शन डिपेंडेंट है, ऑप्शन डिपेंडेंट है कि ऑप्शन में सबसे सटीक कौन बैठ रहा है इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। वैसे विद्युत धारा का जुड़ाव और हटाव फ्यूज के माध्यम से भी होता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे फ्यूज का डिस्कशन करके बताऊंगा। फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होता है निम्न होना चाहिए। गांव घर में भी आप फ्यूज देखे होंगे, जो कटआउट लगे होते हैं उसके बीच में एक छोटा सा लिंक बना होता है, और कुछ नहीं फ्यूज होता है। ये क्या काम करता है कि जब धारा का प्रवाह हाई हो जाता है तो हमारे इक्विपमेंट को जलने से बचाने के लिए खुद को जला लेता है और परिपथ को ब्रेक कर देता है, इसे बोलते हैं फ्यूज। तो आपसे पूछा जाता है भाई फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए, तो लो, और फ्यूज का रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो हाई, है ना। और फ्यूज बने किसके होते हैं, तो सीसा और टीन के जो मिक्सअप होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, इससे बना होता है। इसके अलावा
फ्यूज परिपथ को जलने से बचाती है, हाई करंट जब फ्लो होने लगता है तो खुद को ब्रेक कर लेता है, यही चीज मैंने बताया। तो इसमें भी ऑप्शन डिपेंडेंट हो गया कि ऑप्शन क्या था। इसके अलावा भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे हो जाता है, एकदम लल्लू सा सवाल है ये, है ना। तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पे होती है ना। और इसका इतिहास मैंने पूरा ही बता रखा है भाई कि भारत की जनगणना की जो शुरुआत है 1872 ईस्वी से लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, और ये वही मेयो है जो अंडमान निकोबार में मारा गया था। ठीक है, अंडमान निकोबार में इनका हत्या कर दिया गया था। तत्पश्चात 1881 में रिपन के समय से 10 वर्षों के अंतराल पे जनगणना किए जा रहे हैं, जो आज तक चल रहा है। इसके अलावा आज़ादी के बाद अगर प्रथम जनगणना की बात करें तो 1951 में आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना कराए गए थे। अंतिम जनगणना 2011 में हुआ है, जिसका डाटा लेके आपको एग्जाम में जाना है। 2021 में जनगणना प्रस्तावित है, 2021 के जगह पे 23 चल रहा है, लेकिन डाटा रिलीज नहीं हुआ है। तो इसीलिए अभी तक जो भी एग्जाम होंगे इसमें हमें 2011 का ही डाटा लेके एग्जाम हॉल के अंदर जाना है, लिखित में नहीं ले जाना है, मन के अंदर ध्यान याद करके ले जाना है। जनगणना के अध्ययन को जनांकिकी या डेमोग्राफी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। वनों का सर्वेक्षण जो होता है ये 2 वर्षों के गैप के बाद, 2 साल के अंतराल के बाद होता है, और कृषि जनगणना 5 सालों के अंतराल के बाद होता है। तो जनगणना के अपने पास 3 फॉर्म है। अब तो जो जानवर की जनगणना भी आ गई है और जाति आधारित जनगणना भी आ गई है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जाति आधारित जनगणना कराने वाला प्रथम राज्य कौन है इंडिया में, तो बता दीजिएगा बिहार है। ठीक है, वनों का सर्वेक्षण कितने साल पे होता है, 2 साल पे। पिछली बार 21 में हुआ था, अब 23 में होना है। कौन करवाता है भैया, एफएसआई करवाता है। एफएसआई का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून के अंदर है। ठीक है, और कृषि जनगणना कितने साल पे होते हैं, 5 साल पे। ठीक है, अच्छा आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई जनगणना जो है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची से परिचित है, तो आपको सूची जब याद हो तो पता होना चाहिए कि कौन कानून बनाता है इस पे। तो जनगणना जो है ये संघ सूची की विषय है, इस पे केंद्र का नियंत्रण होता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच स्थित द्रव को क्या कहा जाता है। तो केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव स्थित होता है, एक चिपचिपा सा लसलसा सा द्रव होता है, इसे कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम इत्यादि। एक दिन बताया था ना कि कोशिका खुद इतने छोटा है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट जिसके नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब जो भी है ना। तो जो ये सब में इसमें समाये रहते हैं, तो एक दूसरे से चिपके नहीं, इसके बीच में एक द्रव रहता है, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है ना, इसे कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और भी कुछ सीखने को है यहाँ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोशिका जो है जीवित जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। जैसे तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है, न्यूरॉन है। इस प्रकार से क्वेश्चन और आपसे इस लैंग्वेज में पूछता है कि तंत्र की इकाई क्या होते हैं, तो न्यूरॉन होते हैं। और वृक्क की इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होते हैं। यहाँ से भी कई दफा मैंने क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए देखा है, अब तो आंखें बूढ़ा हो गया है ना। तो यहाँ पे नेफ्रॉन जो है वृक्क की इकाई होती है, तंत्र की इकाई जो है न्यूरॉन होती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, क्रियात्मक इकाई। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रक्त जो है क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक बता देना, कोई लिक्विड बता के मत आ जाना। ठीक है, जिसकी खोज 1665 ईस्वी में, यानी जो कोशिका है, यूं कहे तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहिए या फिर कोशिका की खोज कहिए, सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। और ये क्वेश्चन भी इसी बार एमटीएस में पूछा गया था। 1665 ईस्वी को नॉमिनेट करते हुए पूछा गया था कि इस फला सन में कौन से वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक थी। लेकिन मैं एक बात आपको हमेशा जोर डाल के बताता हूं कि भाई जब भी जीवित कोशिका की बात करें तो ल्यूवेनहाउ आंसर करके आने का है। इसके अलावा कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। और इस फॉर्म में आपको एक साइनोलॉजी मिलेगा। जो साइनोलॉजी जो है ये कुत्ता का अध्ययन होता है, वैज्ञानिक अध्ययन। ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछे जाते हैं, जैसे जनसंख्या का अध्ययन मैंने डेमोग्राफी बताया, तो ये भी आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है। इसके अलावा आज जो अंग्रेजी में साइनो आया है, ये आया है जेनिथ। जेनिथ का मतलब आप जानते हैं टॉप होता है, क्लाइमैक्स बोल सकते हैं इसको, है ना, पीक बोल सकते हैं इसको, है ना। जो भी चोटी ऊंचाई वाला उसे जेनिथ बोलते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाता है, गर्त। गर्त का क्या हो जाएगा, नादीर, है ना, NADIR, नादीर। इस प्रकार से, है ना, बॉटम हो सकता है इसका उल्टा, है ना। तो ये आया था आज। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो है मुख्य डिफरेंस क्या होता है कि जो सेल वाल है ये आपका ओनली पादप कोशिका में ही होता है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है। इसके अलावा बंगाल विभाजन के प्रमुख कारण आपसे पूछे गए थे। तो बंगाल विभाजन जो है ये आपका कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था, 16 अक्टूबर को।
ठीक है। और 19 जुलाई 1905 को जो है 19 जुलाई, हाँ शायद 18 जुलाई 1905 या 19 जुलाई 1905, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उस दिन ये कानून बनाया गया था। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ था, तो ये वाला डेट आपको याद रखना है, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। तो बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण पूछा गया था। देखिए कारण चाहे जो भी हो, मोटो तो एक ही था कि राज करना था अंग्रेज को, है ना। तो मुझे जो सबसे सटीक कारण लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास, मुस्लिम बहुल प्रांत बनाने के उद्देश्य से जो है इन्होंने बताया था कि भाई जो है हम अलग अलग कर रहे हैं, और फूट डालो राज करो के शासन पे तो चल ही रहे थे, तो कुछ भी हो फायदा अपना ही देख रहा था। तो इसमें भी ऑप्शन डिपेंडेंट हो गया कि सटीक आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा बंगाल विभाजन, इसे बंग भंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। यही चीज बताया जो मैं मौखिक रूप से यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा बंगाल विभाजन के समय अंग्रेज गवर्नर पूछा जाता है तो लॉर्ड कर्जन होता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि I2U2 को किस नाम से और जाना जाता है ना, I2U2। तो I2U2 को जो है पश्चिम एशिया का क्वाड भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि क्वाड में कौन कौन सा देश है बता रखे हैं, और क्वाड का जो अभी सम्मेलन हुआ है आज न कल छपेगा जरूर, मालाबार 2022 नाम दिया गया है, ठीक है। तो क्वाड में जो है भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, और जो I2U2 है इसमें I से इंडिया हो जाता है और I से इजराइल हो जाता है, और U2 का मतलब USA और आपका UAE, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये चारों देश है इसमें I2U2 में। इसके अलावा क्वाड का भी यहाँ हो गया भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपका अमेरिका। इसके अलावा गेहूं के पैदावार किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है, ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। दोमट मिट्टी में भी गेहूं हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी में भी गेहूं हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी, है ना, जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा आपका बुलई मिट्टी में भी गेहूं होती है लेकिन कम होती है। तो डिपेंड करता है कि ये भी था ऑप्शन में, ये भी था और ये भी था, तब तो दोमट चेंज करना, सिलेक्ट करना है। अगर दोमट है ही नहीं ऑप्शन में तो जलोढ़ सिलेक्ट करना है। तो थोड़ा सा विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि भाई हमेशा एक ही आंसर नहीं होता है, ये नहीं रहेगा तो ये भी हो सकता है ना। तो इसके अलावा गेहूं किस प्रकार की फसल है भैया, तो रबी की फसल है। और कल मैंने बताया था रबी की फसल कब बोया जाता है, खरीफ की कब बोया जाता है, और जायद के किस टाइम गैप में किया जाता है। भारत में हरित क्रांति पर सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं के ऊपर ही पड़ा था। हरित क्रांति भारत में 1967 के जो है समय में आया था, और सबसे पहले पंजाब में दस्तक दिया था, और सबसे अधिक प्रभावी गेहूं पे रहा था। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के भारत के अंदर जनक है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक हैं। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। देखिए रोजर फेडरर का संबंध टेनिस से है, इन्हें कौन नहीं जानता है। जो आप ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट देखते सुनते होंगे या एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करते हैं, अमेरिका ओपन, USA ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, तो इनका नाम तो कई बार आप सुने ही होंगे क्योंकि कई टाइटल जीत चुके हैं, महान हस्ती है। तो रोजर फेडरर जो है, ये लॉन टेनिस लिखा होगा आपके ऑप्शन में, क्योंकि टेनिस को लॉन टेनिस भी बोलते हैं, और जो दूसरी प्रकार का टेनिस होता है उसे टेबल टेनिस बोलते हैं, ठीक है। तो लॉन टेनिस या टेनिस बोल सकते हैं इसे। तो इसी के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा इस फॉर्म में कुछ और खिलाड़ियों को देख लेते हैं आने वाले शिफ्ट के लिए, जैसे नोवाक जोकोविच, ये टेनिस के ही खिलाड़ी हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। सेरेना विलियम्स, ये टेनिस के ही खिलाड़ी हैं, USA की है, हालांकि ये USA के बाद दूसरे कंट्री भी गई। राफेल नडाल, ये भी टेनिस से संबंधित है। इसके अलावा मारिया शारापोवा, है ना, ये भी टेनिस की खिलाड़ी है, मारिया शारापोवा। ईगा स्वीटेक, है ना, ईगा स्वीटेक, ये भी टेनिस की खिलाड़ी है ना। इसके अलावा आर्याना सबलेंका, जो इस बार के ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल के विजेता है, सबलेंका, तो ये भी टेनिस के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा लिएंडर पेस भारतीय, महेश भूपति भारतीय, ये भी टेनिस के खिलाड़ी हैं। महेश भूपति को आप जानते ही होंगे, लारा दत्ता का हस्बैंड है ये, तो ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं, है ना। और जो सानिया मिर्जा को तो आप जानते ही हैं, किनके पति पत्नी है ना। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के अनुसार। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 से 61 तक मैंने डायरेक्ट ही बताया है, इसको एक फार्मूला में भी पिरो दिया था। पकानी कोका दियोदशम, पकानी कोका दयोदशम, इसमें से आप बैठा सकते हैं इसको 52 से लेकर 61 तक के आर्टिकल में, आपको एकदम टिच बैठेगा। जैसे प से क्या हो जाएगा भैया, पद हो जाएगा। का से क्या हो जाएगा, कार्यपालिका का प्रदान होता है 53 के तहत। 54 में नी हो जाएगा, 52, 53, 54, तो नी में क्या हो जाएगा, निर्वाचन। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रखा है, शपथ। 100 कहाँ है, सेकेंड लास्ट।
मैंने कहा सबसे लास्ट होता है 61, तो सेकेंड लास्ट कितना हो जाएगा 60, यानी आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ की बात करी गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो शपथ है, आज राष्ट्रपति से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इतने ही आर्टिकल याद रखने से दोनों प्रश्न जो है 4 नंबर बटोर के लाते थे आप। ठीक है, तो अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति के शपथ से है। राष्ट्रपति का पद 52 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 है, जैसे दसम था ना लास्ट में दसम, और मैंने कहा था कि 52 से 61 तक, तो लास्ट में 61 आ रहा है, तो से महाभियोग। महाभियोग क्या है भाई, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, जो किस देश के संविधान से लिया गया है आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैंने कल ही बताया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में है, राष्ट्रपति से संबंधित लगातार आर्टिकल 52 से 61, यही बताया मैंने। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश है ना, कब जारी, क्या मतलब किस आर्टिकल से जारी होता है, 1, 2, 3 से। और राज्यपाल का भी अध्यादेश है जिसमें 1, 2 को आपको इंटरचेंज कर देना है, तो ये 213 हो जाएगा। इससे राज्यपाल यानी गवर्नर जो है आपका अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति का जो आपका मतलब फॉरगिवनेस, क्षमादान वाली जो बात होती है, ये आपका जो है 72 में है, और आपका राज्यपाल का भी क्षमादान का पावर है 161 में है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए अगला पॉइंट पे चलता है कि राष्ट्रपति जो के द्वारा जो लोकसभा को भंग किया जाता है लोकसभा का जो भंग किया जाता है यह आपका आर्टिकल 85 के थ्रू किया जाता है किसी विशेष परिस्थिति में, या फिर लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है किसी विशेष परिस्थिति में। ये कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा आर्टिकल इस प्रकार के पावर प्रदान करते हैं, तो आर्टिकल 85 प्रदान करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति साहब ज्वाइंट सीटिंग को भी बुलाते हैं। ज्वाइंट सीटिंग आप जानते हैं कि जब धन विधेयक की बात हो, जब धन विधेयक की बात हो, या फिर जब धन विधेयक की बात हो, या फिर संविधान संशोधन की बात हो, उस समय ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है हमारे इंडिया में, अन्यथा सभी विषयों पे ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है। ये 2 बात जरूर ध्यान रखेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम में आते हैं पीसीएस लेवल वगैरह में, कि ज्वाइंट सीटिंग कब नहीं बुला सकता राष्ट्रपति। तो हम जनरली क्या जानते हैं कि ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन ये नहीं जानते कि किस कंडीशन में नहीं बुलाते हैं। तो जब धन विधेयक की मामले की बात हो तो ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, अन्यथा ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है। ये आर्टिकल 108 जो है राष्ट्रपति साहब को ज्वाइंट सीटिंग बुलाने के लिए जो है पावर देते हैं। ज्वाइंट सीटिंग जो है अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा नहीं कराया जाता है, ज्वाइंट सीटिंग का स्पीकर के द्वारा कराया जाता है। स्पीकर मीन्स लोकसभा के अध्यक्ष, जो वर्तमान में ओम बिरला साहब है, और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति साहब जो है आर्टिकल 75 का ए के थ्रू पीएम की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और उसके बाद जो अन्य मंत्री होता है इसी प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और 76 जो आर्टिकल है ये अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं, आपका कौन, राष्ट्रपति साहब। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है और कौन है ये सब बता चुका हूं मैं। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडिया के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं सेंट्रल स्तर पे, और राज्य के अंदर जो है एडवोकेट जनरल होता है। मैंने कहा था राष्ट्रपति को गवर्नर से लगाइए, सीएम को पीएम से लगाइए, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को महान्यायवादी से लगाइए, चीजें आसान होती चली जाएगी, आपको समझ डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है। देखिए संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम की रीड होती है। आज यहाँ संविधान से 4 से 5 क्वेश्चन आया है। ठीक है, संविधान के 8वीं अनुसूची से अब जो है भाषा कितने हैं, तो 22 है। कितने हैं, 22 है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय जो है संविधान जब बनके तैयार हुआ था तो उस समय कितने भाषा को दर्जा दिया गया था, तो आपको बताना होगा 14 भाषा को। बाद में ये 8 भाषा कहाँ से आया, तो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और जो अंतिम बार भाषा को जोड़ा गया था, है ना, ये आपका मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो, ये चारों भाषा को अंतिम बार जोड़ा गया था एक साथ। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। जिस प्रकार से आप क्लासिकल डांसेस जो है 8 पढ़ते हैं और 6 को जो है अभी मिला नहीं है, कोई कोई बच्चे 9 भी बोलते हैं, है ना, लेकिन जो क्लासिकल लैंग्वेज है ये आपका जो है 6 है। ये कौन कौन से है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, ओडिसी। मैंने आपसे कहा था कि साउथ भारत के जो भी लैंग्वेज है सभी क्लासिकल लैंग्वेज है। इसके अलावा आपको संस्कृत और ओडिसी को जगह देना है। यही 6 जो है क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया के अंदर। तमिल जो है तमिलनाडु में बोला जाता है, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, कन्नड़ कर्नाटक में, और मलयालम जो है आपका केरला के अंदर बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा, और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसके अलावा संविधान के में जो है 22 भाग है जो आपके 25 भागों में विभक्त है। और ये कैसे विभक्त हुआ है मैं आपको बताया हूं। जैसे मौलिक कर्तव्य बना तो एक भाग की आवश्यकता पड़ी कि भाई इस चीज को अलग रखो, तो 4 में एक जो है ब्रांच क्रिएट कर दिया गया, 4 का 1। तो इस प्रकार से 25 भागों में विभक्त है ना। इसके अलावा
12 अनुसूची हैं, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, जब अगर आपसे कोई पूछे जब संविधान का निर्माण हुआ था तो कितने अनुसूची थे, तो बता देना 8 अनुसूची थे, बाद में 4 अनुसूची और जोड़े गए, ठीक है। रौत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कल भी बताया था छत्तीसगढ़ से है, क्योंकि मुझे पता है आप छत्तीसगढ़ को ही ले लेंगे, है ना। सुआ, कर्मा, रौत नाचा, पंथी, सैला, फाग, ये सभी छत्तीसगढ़ के जो है लोक नृत्य। या अच्छा, पंडवानी को भी रख लेना, भूल गया था, पंडवानी को भी रख लेना, पंडवानी भी छत्तीसगढ़ के ही है ना। इसके अलावा खेल गोपाल, बगुरम्बा, बिछुआ, बिहू, है ना। इसके अलावा अम्बुबाची, ये सब कहाँ के भाई, असम के हैं। गनगौर, पनिहारी, डंडिया, गीदर, घूमर, राजस्थान। देखिए ये बच्चा एक कमेंट किया है भाई, दांडिया जो है और ये आपका डंडा नाच है, डंडा नाच इन्होंने बोल रहा है कि भाई हिमाचल प्रदेश नहीं ओडिशा में होता है। बंधु आप भी सही हो और मैं भी सही हूँ, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर भी होता है और उड़ीसा के अंदर भी होता है डंडा नाच, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे जैसे आप डंडिया लिखा हुआ देख रहे हैं कि डॉ में आकार नहीं है, ऐसा नृत्य राजस्थान के भी अंदर होता है और डांडिया रास ये आपका गुजरात के अंदर होता है, ठीक है। तो भाई नृत्य जो है थोड़ी थोड़ी के अंतर से, क्योंकि ये भाई जो है एक लोकेलिटी में जैसा बोला जाता है वैसे ही नाम रखा जाता है, वैसे नहीं कि इसके नाम रखने के लिए जो है संविधान में अर्जी देनी पड़ती है, अपने मन से रख देते हैं कि भाई फला जाति के द्वारा नाच कहता है, इस प्रकार से प्राचीन काल से बोलते आ रहा है तो यही नाम है। तो इतना नहीं करना है भाई, एक जगह से दूसरे जगह भी हो सकती है, थोड़ा सा जानकारी बढ़ाइए, है ना। इसके अलावा जो अगला है, अच्छा मैंने देखिए कल ही बताया था कि ये है आपके सामने घूमर, मैंने इसमें कर दिया घुमरा, तो ये हो गया आपका ओडिशा, है ना। तो ऐसा नहीं कि घुमरा जो है राजस्थान में हो रहा है, घूमर हो रहा है राजस्थान में, घुमरा ओडिशा के अंदर हो रहा है। इसी प्रकार से डंडिया जो है ये राजस्थान के अंदर है, डांडिया जो है ये आपका गुजरात के अंदर है और डंडा नाच जो है ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। सरहुल, जट जटीन, छऊ झारखंड के अंदर है। इसके अलावा सामा चकेवा झारखंड बिहार के अंदर हो जाएगा। और ये जो सरहुल और ये जो जट जटीन देख रहे हैं ये कई महीनों तक छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ को आप देखो ना, है ना, मिलता जुलता है ना, थोड़ी बहुत नजदीकी है ना, तो हो सकता है, ऐसा नहीं। मैंने बताया था उदाहरण देके कि भाई छठ जो है बिहार यूपी दोनों में होता है थोड़ा बहुत। नौटंकी, कजरी, इसके अलावा रासलीला, ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाता है। गरबा, डांडिया रास, पनिहारी, रासलीला गुजरात। अब देखिए रासलीला गुजरात के अंदर भी होती है, रासलीला आपका उत्तर प्रदेश के अंदर भी होती है, और आपको आश्चर्य होगा कि रासलीला जो है मणिपुर के अंदर भी होता है ना। रासलीला जो है मणिपुर के अंदर भी होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्र टैगोर ने कब किया था, 1839 ईस्वी में किया था। इसके अलावा आत्मीय सभा, ये अगला पड़ाव पे इसी को पूछे जाने की पूरी संभावना है। आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय। किसान सभा स्वामी सहजानंद 1836 लखनऊ में हुआ था, है ना। 1936 में हुआ था जी, माफ कीजिएगा, इसमें 1936 हो जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मा समाज 1828 राजा राम मोहन राय। आर्य समाज 1875, ये आपका जो है दयानंद सरस्वती जी, है ना। इसके अलावा सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग साहब 1867 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। देखिए चिल्ला चिल्ला के बताए हैं इस चीज को कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसको जो है एंट्री मिलती है और किसको नहीं मिलती है। मैंने बताया है, आपके ऑप्शन में दिया गया था विधान परिषद के सदस्य, तो यही आंसर था, है ना। विधान परिषद के सदस्य ही आंसर हो जाएंगे। आपको संस्था के नाम से ऑप्शन दिया गया था, जिसमें लोकसभा था, राज्यसभा था, राज्य के विधानसभा थे और विधान परिषद थे। तो विधान परिषद के कोई सदस्य भाग नहीं लेता है, बाद बाकी इन सभी का जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के वनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं, चाहे निर्वाचित हो मनोनीत हो, सभी भाग लेते हैं। वर्तमान में जो आपका राष्ट्रपति साहब हैं ये कैमा चल रहे हैं, तो राष्ट्रपति चल रहे हैं 15वां और उपराष्ट्रपति चल रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट 14वां। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ साहब। राष्ट्रपति कौन है, आपका मुर्मू साहिबा। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधित आपका जो विवाद उत्पन्न होता है किसी कारणवश, तो इसकी निपटाने का अधिकार किसे है इंडिया में, तो सर्वोच्च न्यायालय। इसके नीचे के न्यायालय जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव संबंधित विवाद को नहीं निपटाता है, क्योंकि ये गरिमा के खिलाफ है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल को अनुच्छेद 54 परिभाषित करता है। जैसे पकानी कोका में मैंने बताया था भाई, पकानी कोका 2.52 से लेकर 61, तो ये 52 हो गया पौ, 53 हो गया का, 54 हो गया नी, है ना। चलते आगे। अगला हमारा प्रश्न पूछा गया था, राजा सवाई जयसिंह ने किस शहर की स्थापना की है। कोई पूछने वाली बात है जी, जयपुर, अपना पिंक सिटी। जयपुर को क्या कहते हैं,
पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और पटना को किसने बसाया है? उदयन ने बसाया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रानी की वाव का निर्माण किस नदी के तट पे हुआ है? देखिए, रानी की वाव जो आपका यूनेस्को में 2014 में शामिल किया गया था, जो गुजरात के पाटन में स्थित है, तो ये आपका सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है। इसके अलावा रानी की वाव हो गया, ये कहा 2014 में यूनेस्को में शामिल हो गया, ये भी बता ही दिए। गुजरात के पाटन में, ये भी बता दिए। अब जो अगला पड़ाव है इस सिस्टम में कि भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आपके गुजरात के केवड़िया यानी एकता नगर में, देखिए केवड़िया का नाम बदल गया है, एकता नगर हो गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर हाइट है, जो इस समय दुनिया में खरी प्रतिमा में सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी जो मूर्तिकार है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, इसको भी पूछा गया एग्जाम में, तो राम सुतार जो है इसके मूर्तिकार है। इसके अलावा ये किस नदी के तट पे है? तो आपको बताना है नर्मदा नदी के तट पे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना। आप इमेज देख लीजिएगा गूगल से, इसी के बीच से गुजरते हैं। अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कल ही बताया था, नहीं कल नहीं, हाँ कल ही बताया था पहला शिफ्ट वाले में। अलाउद्दीन खान का संबंध सरोद से है। किससे है? सरोद से है। अब आते हैं कुछ यहाँ पे और भी कुछ कलाकार हैं, जैसे अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धसेन दास गुप्ता, ये सभी के सभी सरोद से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान को जो है 1958 में पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक है। लतीफ खान एक सेकेंड, लतीफ खान, इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा, ये सब तबला से संबंधित है। जाकिर हुसैन साहब को इस बार का जो है पद्म विभूषण भी दिया गया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बंदे हसन, विलायत खान, निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर साहब, ये सभी सितार से संबंधित है। इसके अलावा मैंने एक बात आपको बताना है कि ये जो सितार वगैरह होते हैं, जो भी तार से बजती है ना वाद्य यंत्र, ये जो है आपके तंत्री वाद्य यंत्र में आ जाता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फला वाद्य यंत्र किस में आता है। मैंने वाद्य यंत्र को अच्छे से आपको समझा दिया है। जिसको ठोक के बजाता है उसको घन वाद्य यंत्र कहते हैं, जो मुंह के फूंक से बजते हैं उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, और जो तार के कंपन से बजता है उसे तंत्री वाद्य यंत्र कहते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस संस्था का योगदान नहीं है? आपके एक ऑप्शन प्राप्त हुए हैं नीति आयोग, अन्य 3 ऑप्शन और होंगे, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि नीति आयोग तो गरीबी रेखा के आकलन करने में मदद करता ही करता है। हालांकि ये पूरी तरीके से फाइंड नहीं करता है, लेकिन मदद करता है। गरीबी रेखा का आकलन जो है नीति आयोग के सहयोग से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा तय किया जाता है, लिस्ट, है ना। तो 2 ऑप्शन जो और है उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। इसके अलावा 1835 में अंग्रेजी शिक्षा, कल ही बताया था मैकेले के रपट किस अधिनियम पर आधारित था? तो उसमें ऑप्शन था आपका कि उच्च शिक्षा नीति, निम्न शिक्षा नीति, मध्यम शिक्षा नीति। तो यहाँ पे उच्च शिक्षा नीति हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। इसके अलावा मैकेले के जो रपट है, इसको रिपोर्ट नहीं बोलेंगे, रपट है ना, अंग्रेजी हिंदी शब्द है। तो मैकेले के रपट लागू करवाने वाले गवर्नर विलियम बेंटिक थे। ठीक है। इसके अलावा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपका वुड के डिस्पैच को, है ना। इसके अलावा किस पल्लव राजा के समय हेनसांग कोच्चि आया था? तो ये आपका नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय जो है हेनसांग जो है विजिट किए थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु है। हेनसांग जो भारत आए थे हर्षवर्धन के काल में आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत भी रहे थे। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। फैयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे, दिल्ली सल्तनत कालीन में। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एक गहन एनालिसिस। और फिर से इस बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार पटेल साहब का, जिन्होंने ये 2500 क्वेश्चन जो है पोस्ट किए हैं हमारे कहने पे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।